साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन गुरुजी। मैं सतीश स्वरूप पटेल फिर एक नई जानकारी के साथ चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे हमारा जो इनकम टैक्स रिटर्न हम किस तरह से ऑनलाइन फाइल करें, और बहुत ही आसान विधि से स्टेप बाय स्टेप इस प्रक्रिया को इस वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि कोई स्टेप आपसे न छूटे और आप इनकम टैक्स त्रुटि रहित भर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर लिखेंगे हम गूगल में इनकम टैक्स आएगा, ये सर्च करेंगे। सर्च करने पर यहाँ पर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये incometax.gov.in, ये यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। तो incometax.gov.in इसको आप क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने पर आपको जो नया पोर्टल है, पोर्टल ई फाइलिंग 2.0 जारी किया गया है, ये आपको दिखाई देगा। सबसे ऊपर हमको इनकम टैक्स आईटीआर फाइल करने के लिए लॉगिन बटन पर जाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन को क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमको अपना पैन नंबर और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन होना है। तो अपना पैन नंबर मैं लिख लेता हूँ। ये मैंने पैन नंबर लिखा। उसके बाद कंटिन्यू बटन को मैं क्लिक करूंगा। कंटिन्यू बटन को क्लिक करने पर ये लॉगिन का पेज मुझको खुलेगा। यहाँ पर पासवर्ड लिखने को कहेगा। यहाँ इस चेक बॉक्स को आप टिक कर दें और यहाँ पर अपना पासवर्ड लिख दें। पासवर्ड लिखने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर स्किप और अपडेट प्रोफाइल का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ से स्किप करके डायरेक्ट आईटीआर फाइल करने वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफाइल को देखना चाहते हैं, उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो मैं अपडेट प्रोफाइल पर जाता हूँ। अपडेट प्रोफाइल को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट को आप एक बार चेक कर लें। मैं बैंक अकाउंट ऑप्शन पर जाता हूँ। जाने पर मैं एक चीज इस बैंक अकाउंट ऑप्शन पर इसलिए आया कि मैं ये बताना चाह रहा था कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट होना चाहिए। जो भी बैंक अकाउंट आप इसमें दर्ज किए हैं वो इसमें वैलिडेट होना चाहिए। तो वैलिडेशन के लिए इस तरह का वैलिडेशन ईवीसी एनेबल्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, इस तरह से सभी में टिक लगा रहना चाहिए। अगर इस प्रकार का नहीं है तो आप यहाँ पर रीवैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए कहा है, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे में रीवैलिडेट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो रीवैलिडेट जैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं रीवैलिडेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए रीवैलिडेट करने पर यहाँ पर अकाउंट नंबर आपका दिखेगा। सेविंग अकाउंट है, प्राइमरी है या जॉइंट है, उसको आप कर लेंगे। बैंक का नाम और बैंक का ब्रांच ये आपको यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ देखिए नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ वैलिडेशन की प्रक्रिया जो है यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है। आप इसको देख लें, चेक कर लें और उसके बाद वैलिडेट के ऑप्शन को आप क्लिक कर लेंगे। मैं यहाँ पर इस अकाउंट को वैलिडेट नहीं करना चाह रहा था। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले अकाउंट को मैंने वैलिडेट पहले ही कर लिया है और नॉमिनेट फॉर रिफंड कर दिया है। तो ये नॉमिनेट फॉर रिफंड भी आप कर लें, इस चेक बॉक्स को आप जो है इनेबल कर लें। इसके बाद आप बैक चले जाएं। बैक जाने के बाद यहाँ पर फाइल नाउ पर ऑप्शन पर आप आएंगे। फाइल नाउ ऑप्शन से आप आईटीआर भरने की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ेंगे। फाइल नाउ को क्लिक करूंगा। सेलेक्ट, यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर का आपको आईटीआर फाइल करना है उस असेसमेंट ईयर का चुनाव करना है। तो मैं करंट ईयर 2021-22 असेसमेंट ईयर का आईटीआर फाइल करना चाहता हूं, तो मैं इसका चुनाव करूंगा। चुनाव करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू बटन को क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन भरना चाह रहा हूँ अपना आईटीआर। ऑनलाइन को चेक बॉक्स को टिक करूंगा और प्रोसीड बटन पर क्लिक करूंगा। यहाँ देखिए रिज्यूम फाइलिंग और स्टार्ट न्यू फाइलिंग दोनों ऑप्शन आपके इनेबल हैं। रिज्यूम फाइलिंग इसलिए आ रहा है कि मैंने पहले भी इस पोर्टल पर लॉगिन किया है और कुछ डाटा जो है मैंने यहाँ पर फीड की हुई है, इसलिए यहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन आ रहा है। मैं इस ऑप्शन पे जाना चाहूंगा। आप अगर नए फाइलिंग करना चाह रहे हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग करके आप नए सिरे से आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। मैं रिज्यूम फाइलिंग पे जा रहा हूं, इसको क्लिक करूंगा। एक पॉपअप खुलेगा, इसको आप ओके कर दें। यहाँ पर देखिए हम इनकम टैक्स रिटर्न की भरने की जो प्रक्रिया है 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। एक पहला होगा वैलिडेट रिटर्न,
दूसरा कंफर्म योर रिटर्न समरी और तीसरा वेरीफाई एंड सबमिट। तो पहले वैलिडेट रिटर्न पर हम आएंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे और उसके बाद वेरीफाई एंड सबमिट करेंगे। तो वैलिडेट रिटर्न के ऑप्शन पे जब आते हैं तो इसको 5 टैब में बांटा गया है। पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन, दूसरा ग्रॉस टोटल इनकम, तीसरा टोटल डिडक्शन, चौथा टैक्स पेड और टैक्स लायबिलिटी। ये 5 टैब में इसको बांटा गया है। पुराने जो पोर्टल था उसमें हम इन 5 टैब में से किसी भी टैब में पहले जा सकते थे और किसी को भी बाद में कर सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आप पर्सनल इंफॉर्मेशन को पहले भरेंगे तभी दूसरे ग्रॉस टोटल इनकम वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप ही आपको बढ़ना पड़ेगा, इसलिए गलती की संभावना कम हो, इसलिए ये ऐसा किया गया है। तो चलिए हम चलते हैं। कुछ डाटा जो है पहले से आपको प्रीफिल्ड यहाँ पर दिखाई देगी, हो सकता है आपके में भी ये प्रीफिल्ड दिखाई दे, लेकिन आप अगर प्रीफिल्ड नहीं भी है तब भी आप एक एक ऑप्शन पर जाएंगे। तो सबसे पहले हमको जाना है पर्सनल इंफॉर्मेशन पे, इसको मैं क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझको पर्सनल इंफॉर्मेशन मेरी दिखाई देगी। इसको मैं आप चेक कर लें, कहीं पर अगर त्रुटि हो, जैसे आपका एड्रेस में त्रुटि हो, इसको बदलना चाह रहे हैं तो यहाँ एडिट करके आप बदल सकते हैं। इसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर आप जाएंगे। यहाँ पर सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन काम कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका चुनाव करना है। मैं स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी हूं तो मैं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट चुनूंगा। फाइलिंग सेक्शन पे आप आएंगे तो आप 139(1) के तहत अभी रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। बिफोर ड्यू डेट हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अमूमन जो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तिथि होती है वो 31 जुलाई होती है, किंतु इस बार कोरोना संक्रमण के कारण ये तिथि बढ़ा दी गई है और 31 सितंबर तक ये तिथि कर दी गई है। तो आप जो है अपना आईटीआर अब सितंबर तक आप भर सकते हैं और बिलेटेड या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तिथि 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज था, इसलिए आपसे मैंने शेयर किया। आप अभी आराम से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, किंतु आप पहले ही रिटर्न फाइल कर लें, क्योंकि अब जो है ये जो पोर्टल है अच्छे से काम करना शुरू कर दिया है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आप कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप रिटर्न फाइल कर लें ताकि अंतिम डेट के रश से जो है आप बचें। यहाँ पर आप आएंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप पुराने इनकम टैक्स रिजिम्स में जाना चाहते हैं या नए रिजिम्स में अपना इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम, यहाँ पर आपको पूछ रहा है आप न्यू टैक्स रिजिम्स को चुनना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, और यहाँ पर अगर नहीं चुनना चाहते, पुराने टैक्स रिजिम में से ही आप आईटीआर फाइल करना चाहेंगे तो यहाँ पर नो का चुनाव करेंगे। तो पुराने टैक्स रिजिम और नए टैक्स रिजिम के संबंध में वीडियो बनी हुई है, उसको आप अच्छे से देख लें और उसका आपको जिसमें कम इनकम टैक्स भरना पड़े उसका आप चुनाव करें। मैं पुराने टैक्स रिजिम्स को चुनाव करके आगे मैं बढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर आपको जो बैंक अकाउंट जो रिफंड के लिए आपको दिया गया है, यहाँ पर किसी न किसी एक बैंक में चेक बॉक्स आपका इनेबल होना चाहिए। ये मेरा इनेबल है, इसको आप चेक कर लें। चेक करने के बाद यहाँ पर कंफर्म बटन पर आप क्लिक करेंगे। इस तरह से आप पर्सनल इंफॉर्मेशन के टैब को भर लिए। अब चलेंगे हम ग्रॉस टोटल इनकम पर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ग्रॉस टोटल इनकम देना है। तो इसमें जो है आपको एक एक प्रश्न के अनुसार आपको यहाँ पर पूछा गया है। इस प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद यस नो करके यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। अगर ये आपको सुटेबल नहीं लग रहा है, आप इसको अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो स्किप द क्वेश्चन पर जाकर भी आपका आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो मैं स्किप द क्वेश्चन पर जाऊंगा। जाने के बाद यहाँ पर यस को क्लिक करूंगा। यहाँ पर मुझको जो है पुराना जो हमारा फॉर्म दिखता था उस तरह से ये दिखाई दे रहा है, और पहले से ये प्रीफिल्ड आपको दिख रहा है। इसको आप एडिट करके इसको सुधार भी सकते हैं। आपके में अगर नहीं भरा हुआ है तब भी आप यहाँ पर एडिट करके इसमें आपकी सैलरी, इनकम वगैरह सब भर सकते हैं। तो चलिए एडिट ऑप्शन को मैं चुनूंगा।
एडिट ऑप्शन चुनने के बाद यहाँ पर ग्रॉस सैलरी आपको लिखनी है। यहाँ पर तो सेक्शन 17(1) के तहत सैलरी एज पर सेक्शन 17(a), तो आपकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पर लिखेंगे आप। ग्रॉस सैलरी लिखने के बाद 17(2) धारा 17(2) के तहत अगर आपकी इनकम होती है तो इसको आप लिखें। धारा 17(3) के तहत इनकम होती है तो आप इसको यहाँ पर लिखें। आप जो है मेरी किसी प्रकार की इसमें इनकम नहीं हो रही है तो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा। इसके बाद आऊंगा नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस। हमको जो अलाउंस है उसमें एग्जेम्प्ट अलाउंस में अगर कोई राशि हमको प्राप्त होती है तो आप इसको यहाँ पर जरूर उल्लेख करें। इसमें क्या क्या दिया गया है, 10(6) ये दिया गया है, इसको आप पढ़ें। किसी सेक्शन के तहत आपको अगर छूट की पात्रता हो तो उस एग्जेम्प्ट अलाउंस को जितनी राशि है आपको यहाँ पर लिखनी है। मुझे किसी प्रकार की एग्जेम्पशन यहाँ से प्राप्त नहीं होती है, एग्जेम्प्ट अलाउंस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, आगे बढ़ूंगा। अब मेरी यहाँ से एग्जेम्प्ट अलाउंस के लिखने के बाद जो नेट सैलरी होगी यहाँ पर कैलकुलेट होके दिखाई देगी। अब आएगा डिडक्शन। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की छूट यहाँ पर पुराने रिजिम्स में मिल रही है तो ये आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 आपको प्राप्त होगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस आपने अगर दिया है तो यहाँ पर लिखें। प्रोफेशनल टैक्स आपने पटाया है तो उसको यहाँ पर लिखें। मेरे केस में ये नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, आगे बढ़ूंगा। आगे जो है यहाँ पर इस डाटा को मैं सेव कर लूंगा। करने के बाद पुनः मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन का ऑप्शन आएगा तो मैं इसको यहाँ पर कंफर्म कर लूंगा। कंफर्म करने के बाद अब हम तीसरे टैब पर चलते हैं, टोटल डिडक्शन पर। यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर पुनः यहाँ पर एक एक प्रश्न से आपको यहाँ अपना जवाब देना है। जैसे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, आपने क्या डोनेशन दिया है? तो अगर आपने दिया है तो यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर ATG का फॉर्म आपको भरने के लिए ऑप्शन खुलेगा तो आप वहां पर भरेंगे। मेरे केस में यहाँ पर मैंने डोनेशन नहीं दिया है तो मैं नो पर ही टिक रहने दूंगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। आप साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट में अगर किसी प्रकार का डोनेशन दिए हैं तो यस करेंगे और यहाँ पर फॉर्म 80GGA को आपको भरना पड़ेगा। मेरे केस में ये नहीं है तो मैं नो करूंगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। 80GG के तहत अगर आपने एलिजिबल डिडक्शन की पात्रता अगर आपको है तो यहाँ पर यस करें और यहाँ पर आप उसको भरें। मेरे केस में ये नहीं है तो मैं नो करूंगा। आप सेक्शन 80C, जो 80C के तहत हम जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें हमको छूट की पात्रता होती है 1.5 लाख रुपए तक। तो 80C में क्या होता है, आपकी LIC हो गई, आपकी अदर पॉलिसी हो गई, बॉन्ड हो गई, आपकी CPS राशि कटी हुई है, GPF राशि कटी हुई है, तो ये सभी चीज सभी जो है 80C धारा 80C के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप जितनी भी राशि आपने खर्च किया है, इन्वेस्ट किया है, उस पूरी राशि को यहाँ लिखें। आप जितने भी राशि लिखेंगे उसमें अधिकतम जो है 1.5 लाख तक की आपकी छूट की पात्रता होगी। यस करके मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 80CC D2। 80CC D2 क्या है कि हमारी जो CPS राशि जितनी करती है उतनी ही राशि गवर्नमेंट के द्वारा हमको प्रदान की जाती है। तो उस राशि को आप 80CC D2 के तहत यहाँ पर लिखेंगे। आप यहाँ पर इसको यस करें और यहाँ पर इस राशि को लिख दें। 80D, सेक्शन 80D में मेडिकल एक्सपेंडिचर, आपके मेडिकल हेल्थ चेकअप या मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया है तो यहाँ पर यस करें और 80D का जो फॉर्म है वो आगे आपको खुलेगा। जब आप यस करेंगे तो ये 80D का फॉर्म आगे खुलेगा, उसको आपको भरना पड़ेगा। मैंने मेडिकल क्लेम के लिए इंश्योरेंस नहीं लिया है और कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं किया है तो मैं यहाँ पे नो करूंगा, आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर 80E के तहत एजुकेशन के लिए अगर आपने लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट आप अगर देते हैं तो यहाँ पर 80E के तहत आपको छूट की पात्रता है। यस करेंगे और उस राशि को यहाँ पर लिखेंगे।
मेरे केस में यहाँ पर नहीं है तो मैं नो करूंगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, इसके अतिरिक्त, इन सेक्शन के अतिरिक्त अदर डिडक्शन के लिए आपको यहाँ पर यस पर टैप करना है और अदर डिडक्शन यहाँ पर आपको नीचे एक एक पॉइंट वाइज यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर 80CCC पेमेंट ऑफ रिस्पेक्ट पेंशन फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो इस चेक बॉक्स को यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ बॉक्स आपका इनेबल हो जाएगा, आप यहाँ पर लिख पाएंगे। मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है तो इस चेक बॉक्स को मैं क्लिक नहीं करूंगा। 80CC D1 हमारा जो वेतन बनता है न्यू पेंशन स्कीम के तहत 10% की राशि एनपीएस में काटी जाती है नियोक्ता के द्वारा। तो जो आपकी सीपीएस की राशि कटी हुई है उस राशि के पूरे टोटल साल भर जो राशि कटी हुई है उस राशि को आप यहाँ पर लिख देंगे 80CC D1 के तहत। आता है धारा 80CC D1B न्यू पेंशन स्कीम में अगर आप टायर 1 अकाउंट में जो हमारी नियोक्ता के द्वारा एनपीएस की राशि कटती है वो टायर 1 अकाउंट में जाता है। अगर इसके अतिरिक्त आप टायर 2 अकाउंट भी ओपन करके अगर उसमें 50,000 तक का इन्वेस्ट अगर किए हैं या उससे अधिक भी इन्वेस्ट किए हैं तो उसमें न्यू पेंशन स्कीम के तहत 50,000 की अतिरिक्त छूट की पात्रता न्यू पेंशन स्कीम वाले को होती है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट करके टायर 2 अकाउंट में आप इन्वेस्ट करके यहाँ पर 80CC D1B का छूट यहाँ पर 50,000 का अतिरिक्त आप ले सकते हैं। कुल मिला के 80C में जैसे 1.5 लाख तक की छूट की पात्रता होती है तो ये 50,000 उसमें और जुड़ जाएगा और 2 लाख तक की छूट की पात्रता हो जाएगी, आप छूट ले सकते हैं। यहाँ पर 80DD ये जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है, 80DDB मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक डिसीज के लिए है, 80EE इंटरेस्ट लोन टेकन रेसिडेंस हाउस प्रॉपर्टी, आप घर बनाने के लिए गृह ऋण अगर लिए हैं तो यहाँ पर अगर इंटरेस्ट पटाए हैं तो पूरे इंटरेस्ट की छूट की पात्रता आपको यहाँ पर 80EE को चेक बॉक्स को क्लिक करके यहाँ पर आप लिखेंगे। 80EEA डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी, तो ये 80EE के अतिरिक्त और भी यहाँ आपको छूट की पात्रता होगी 80EE के तहत। तो यहाँ 80EEB डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप खरीदे हैं तो 80EEB के तहत यहाँ पर चेक बॉक्स क्लिक करेंगे और जो राशि आप यहाँ पर पेड किए हैं उस राशि को आपको लिख देंगे तो यहाँ पर आपको छूट की पात्रता होगी। 80GGC डोनेशन और पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टियों को अगर आपने डोनेशन दिया है तो 80GGC के तहत आपको छूट की पात्रता होगी। चेक बॉक्स क्लिक करें और यहाँ पर आप लिखें। आप सेविंग बैंक से जो भी इंटरेस्ट आपको प्राप्त हुए हैं वो 80TTA के तहत 10,000 रुपए अधिकतम छूट प्राप्त होगी। तो आपको जितनी भी इंटरेस्ट आप प्राप्त हुई है उस पूरे इंटरेस्ट को आपको लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख दें, ऑटोमेटिक 10,000 की छूट यहाँ से ले लेगी, बाकी को वो छोड़ देगी। तो आप पूरे 10,000 न लिख करके आपकी जितने भी इंटरेस्ट हुई है उसको पूरा यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद ये 80U इन केस ऑफ पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो आपको 80U के से छूट की पात्रता होगी। तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। तो ये सभी को भरने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू बटन को आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कंफर्म बटन को पुनः क्लिक करना पड़ेगा। कंफर्म बटन को क्लिक करने पर ये हमारा टोटल डिडक्शन का टैब यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद टैक्स पेड ऑप्शन पे हम जाएंगे। टैक्स पेड ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारी अगर टीडीएस कटी होगी और हमारे नियोक्ता के द्वारा टीडीएस फाइल की गई होगी तो यहाँ पर टीडीएस हमारी यहाँ पर शो होगी। मेरे केस में क्योंकि इनकम टैक्स 0 है इसलिए यहाँ किसी प्रकार की कोई टीडीएस यहाँ पर शो नहीं हो रही है, या हमने स्वयं से इनकम टैक्स पटाया है तो वो भी यहाँ पर शो होगी। तो ये यहाँ पर अगर इनकम से सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी आपने ऑनलाइन पटाया हुआ है तो यहाँ पर शो होगी। मेरे केस में क्योंकि इनकम टैक्स नहीं लग रहा है इसलिए यहाँ पर 0 शो हो रही है। मैं इसको मिलान करूंगा, मिलान करने के बाद आश्वस्त होने के बाद यहाँ पर कंफर्म करूंगा।
उससे पहले मैं 26AS फॉर्म को देखना चाहूंगा। इसको आप इनकम टैक्स भरने के पहले जरूर देखें। तो ये कहां से देखेंगे? ई फाइल पर जाएंगे, ई फाइल के बाद इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे, इसके बाद व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक करेंगे। यहां पर कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे, नए टैब पर ये खुलेगा। इस चेकबॉक्स को टिक करके आप प्रोसीड करेंगे। व्यू वेरीफाई टैक्स क्रेडिट ऑप्शन पर जाएंगे, व्यू 26AS फॉर्म को देखेंगे। यहां पर आप असेसमेंट ईयर का चुनाव करेंगे, 21-22 का चुनाव मैं करूंगा। इसके बाद क्योंकि मैंने 21-22 का भी ITR भरने का प्रोसेस प्रारंभ किया है, तो उसको मैं चुनाव करूंगा। इसके बाद HTML व्यू पे जाऊंगा और यहां पर व्यू को क्लिक करूंगा। व्यू को जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहां पर मेरे अदर बैंक्स में या जो भी बैंक्स हैं या TDS कटी हुई है, ये पूरी डिटेल यहां पर 26AS फॉर्म में आपको TDS ट्रेस फॉर्म में आपको दिखाई देगी। तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक में उन्होंने हमको 584 रुपए का इंटरेस्ट दिया हुआ है। सेविंग बैंक से हमको इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, लेकिन उन्होंने टैक्स यहाँ पर नहीं काटा है। तो ये 584 रुपए को हमको हमारे इंटरेस्ट में जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप जो है आपके बैंक अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट प्राप्त होता है उसको अच्छे से बिल्कुल सही गणना करके आपको अपने ITR में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप छुपा नहीं सकते। आपके 26AS फॉर्म में ये चढ़ा हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए आप छुपाए ना 26AS। इसलिए ITR फॉर्म भरने के पहले 26AS फॉर्म को एक बार जरूर देख लें। आपकी अगर TDS कटी होगी तो वो यहाँ पर TDS आपके नियोक्ता के द्वारा भरी होगी, तो ये यहाँ पर आपको दिखाई देगी। यहाँ पर TDS TCS के लिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिखाई देगा। आप अगर स्वयं से इनकम टैक्स पटाए हैं तो वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। कहीं और से आपको इनकम प्राप्त हुई है और यहाँ तो वो सभी इनकम जो है यहाँ पर शो होंगी। तो इसलिए एक बार आप ITR फाइल करने के पहले 26AS फॉर्म को जरूर देखें। इसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद आप आएंगे 5वें टैब पर, जो कि है टोटल टैक्स लायबिलिटी पर। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारी टैक्स 0 है, इसलिए यहाँ टोटल टैक्स लायबिलिटी भी हमारी 0 होगी। लेकिन यहाँ पूरी डिटेल हमको यहाँ पर दिखाई देगी। हमारा ग्रास टोटल इनकम क्या हुआ, टोटल डिडक्शन कितना हुआ, उसके बाद हम टैक्स जो है कितना बन रहा था हमारा, जैसे 10,518 रुपए टैक्स बन रहा था, जो कि धारा 87A के तहत 5 लाख से कम इनकम, हमारा टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम होने के कारण हमको 87A की छूट यहाँ पर प्राप्त हुई है। 10,518 रुपए यहाँ पर छूट हो गई है, और यहाँ पर जिसके कारण से हमको जो है इनकम टैक्स आगे 0 लायबिलिटी बन रही है। इसको मैं कंफर्म कर दें, आप इसको मिलान कर लें और आश्वस्त होने के बाद आप कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आप प्रोसीड ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करके दूसरे हमारा जो कंफर्म योर रिटर्न एंड समरी का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, उस ऑप्शन पे हम पहुंच जाएंगे। तो प्रोसीड बटन का हम क्लिक करते हैं। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने पर ये देखिए हम सेकेंड ऑप्शन पे पहुंच गए। वैलिडेट रिटर्न हमारा हो चुका। हमारी यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 0, हम जो है टैक्स जो है हमारी 0 आ रही है। तो हम यहाँ पर फिर से हमको ग्रास टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्सेबल इनकम और हमारा टैक्स, ये सभी अमाउंट हमको यहाँ पर दिखाई देंगे। प्रीव्यू रिटर्न पर आप क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न को जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न से सेकेंड टैब पे हम पहुंच जाएंगे। सेकेंड टैब पे पहुंचने पर यहाँ पर देखिए आपका नाम, पिता का नाम लिखा होना चाहिए। अगर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप इसको लिख लें। इस चेक बॉक्स को टिक करें। टिक करने के बाद यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ आपके पिता का नाम आएगा। इसके बाद इस सेक्शन को आप जरूर देखें। यहाँ पर हो सकता है सेलेक्ट ऐसा हो, तो इसको आप यहाँ पर सेल्फ करके यहाँ पर चेक करेंगे। सेल्फ कर लें। अगर आप स्वयं ITR फाइल कर रहे हैं तो सेल्फ करें, और किसी दूसरे के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा भरवा रहे हैं तो तब की स्थिति में रिप्रेजेंटेटिव को आप ऑप्शन को चुनेंगे। तो यहाँ पर मैं क्योंकि स्वयं ITR फाइल कर रहा हूं तो यहाँ पर मैं सेल्फ ऑप्शन को चुनाव करूंगा
यहाँ पर इसके बाद नीचे आके ये जो टीआरपी वाला सेक्शन है ये खाली रहेगा, क्योंकि आप सेल्फ भर रहे हैं इसलिए टीआरपी वाला सेक्शन ये खाली रहेगा। प्रोसीड टू प्रीव्यू को आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक जैसे ही करते हैं हम वेरीफाई एंड सबमिट वाले तीसरे टैब पर पहुंच गए। अब जो है अंतिम चरण में हमारा आईटीआर सबमिट करने का ऑप्शन ये आ रहा है। तो वेरीफाई एंड सबमिट के ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर अपने आईटीआर को वेरीफाई आपको करना है। एक एक बिंदु का आपको मिलान करना है, सभी जानकारियां सही है या नहीं। अगर सही है तो आगे बढ़ेंगे, अगर सही नहीं लग रहा है, कहीं पर त्रुटि दिखा तो फिर आप वहां पर उसको सुधार भी वापस जाकर उसको सुधार भी कर पाएंगे। तो आप इसको एक बार जरूर मिलान कर लें, एक एक बिंदु को आप अच्छे से देख लें। आपने जो डाटा भरी है वही डाटा यहाँ पर दिख रही है या आपने जो डाटा भरी है वो सही है या नहीं, इसका मिलान आप इसमें करें अच्छे से। आपने जो सेविंग बैंक से प्राप्त इंटरेस्ट दिया है वो सही भरी है कि नहीं, उसमें छूट की पात्रता जो दी है वो सही भरी है कि नहीं, आपने अलग अलग सेक्शन में जो छूट लिया हुआ है वो आप सही भरे हैं या नहीं। आपने ये पूरी जानकारी को आपको मिलाना है। इसके बाद आपका जो बैंक वाला सेक्शन है, इस बैंक में कम से कम एक बैंक में आपका यहाँ पर चेक बॉक्स टिक होना चाहिए। तो आप जिस बैंक को वैलिडेट किए हैं आपके रिफंड के लिए वो यहाँ पर टिक होना चाहिए। एक से अधिक बैंक में भी आप टिक कर सकते हैं। तो आपकी सुविधा अनुसार आप जो भी यहाँ पर दिए हैं उसको देख लें, चेक कर लें। चेक करने के बाद नीचे आप सभी बिंदुओं को एक एक करके मिलान करने के बाद अगर आप कंफर्म हो जाते हैं तो प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आप क्लिक करेंगे। चलिए प्रोसीड टू वैलिडेशन पे मैं क्लिक किया, वैलिडेशन कंप्लीटेड, वन एरर फाउंड यहाँ पर दिखा रहा है। तो किसी प्रकार की अगर एरर होगी जिसको मैं नहीं भी कर पाया हूं और मेरे से पकड़ में नहीं आ रही, तो यहाँ पर ये जो पोर्टल है बना इस तरह से अच्छे से बनाया गया है कि और एरर आपको दिखाई देगी। तो यहाँ आपको क्लिक करना है कहां पर एरर दिख रही है हमारी। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद डिविडेंड इनकम, ये डिविडेंड इनकम जो है मैंने नहीं भरा है, या फिर ये वाला ऑप्शन जो है वहां पर खुला होगा, तो इसको मुझको वहां पर जाकर सुधारना पड़ेगा। तो ये मैं यहां पर जाऊंगा, इसको कैंसल करूंगा। कैंसल करने के बाद क्योंकि मेरी डिविडेंड इनकम नहीं हो रही है तो मैं उस ऑप्शन पे जाकर यहाँ पर देखिए ये हमारा किसमें है, ग्रॉस इनकम डिटेल जो है वहां पर ये दिया गया है। तो ग्रॉस इनकम डिटेल ऑप्शन पे जाऊंगा। यहाँ डिविडेंड और इनकम जो है मेरा चेक हो गया था, इसको जो है यहाँ से मुझको डिलीट करना पड़ेगा। तो ये चेक बॉक्स को टिक कर रहा हूं और क्योंकि मेरी डिविडेंड इनकम नहीं है इसलिए इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ये चेक बॉक्स पे टिक करने पर ये देखिए यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। यहाँ पर देखिए डिविडेंड इनकम दिख रहा है और वो जीरो दिख रहा है। जब डिविडेंड इनकम हुआ ही नहीं है तो ये क्यों रहेगा यहाँ पर, इसलिए अभी देखिए ये डिसेबल दिख रहा है। अब इस चेक बॉक्स को मैंने टिक किया डिविडेंड इनकम वाले चेक बॉक्स को, तो ये अब इनेबल हो गया। तो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूं और डिलीट भी कर सकता हूं। तो अगर मुझको डिविडेंड इनकम भरना है, प्राप्त हुई है, तो मैं यहां से एडिट करके भर सकता हूं। क्योंकि मुझको डिविडेंड इनकम प्राप्त नहीं हुई है इसलिए मैं इसको डिलीट कर दूंगा यहां से और इसको यस कर दूंगा। तो ये मेरी जो डिविडेंड इनकम यहां से दिख रही थी ये जो है यहां से डिलीट हो गई। तो एक्स्ट्रा जो हमारा टैब है यहाँ पर एक्स्ट्रा जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको हमको रखना नहीं है, अनावश्यक रूप से उस टैब पे हमको नहीं जाना है। तो इसको करने के बाद मैं कंफर्म कर लूंगा। अब मैं पूरी प्रोसेस को पुनः करूंगा। अब देखिए वैलिडेशन जो है मेरी सक्सेसफुल हो गई। वहां एरर आ रही थी, अब मेरी वैलिडेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो गई और उस वैलिडेशन को मैंने वहां पर दूर कर लिया। तो आपके साथ भी इस तरह का एरर आ सकते हैं, घबराइए नहीं, वहां पर जाइए, उसका सुधार कीजिए और फिर से रिटर्न को वैलिडेट कीजिए। अब मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन सेक्शन पे जाऊंगा। यहाँ पे प्रोसीड वेरिफिकेशन पे जा रहा हूं। जाने के बाद यहाँ मैं अपने जो रिटर्न है आईटीआर को, मेरे को यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखा रहा है। ई वेरीफाई नाउ, अभी आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने रिटर्न को। ई वेरीफाई लेटर, आप बाद में भी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। और वेरीफाई वाया टायर
ITR 5। ITR 5 के थ्रू भी आप जो है ऑफलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई नहीं हो पाता तो वेरीफाई वाया ITR 5 के थ्रू आप जो है ऑफलाइन वेरीफाई के ऑप्शन चुने, यहाँ से ITR 5 को प्रिंट करें। प्रिंट करने के बाद आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलोर को आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा 120 दिन के भीतर आपको भरना है। तो मैं ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर कंटिन्यू को क्लिक करूंगा। कंटिन्यू बटन को क्लिक करने पर यहाँ पर मुझको ऑप्शन पूछ रहा है आप किसके थ्रू ई वेरीफाई करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास OTP मोबाइल नंबर पर आधार OTP आता है तो आप पहले ऑप्शन का चुनाव करें। आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है तो आप इसका चुनाव करें। आप नेट बैंकिंग के थ्रू आपको करना है तो इसका चुनाव करें। बैंक अकाउंट के थ्रू आपको करना है तो इसका चुनाव करें। डीमैट अकाउंट के थ्रू करना है तो आप इसको चुनाव करें। आपके पास EVC पहले से, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड पहले से अगर है आपके पास तो इसका चुनाव करें। और OTP मोबाइल नंबर रजिस्टर विद आधार, ये आधार का जो OTP है आपके पास पहले से अगर है तो इसका चुनाव कर सकते हैं। तो ये जो भी ऑप्शन जिससे आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं उसको आप चुनाव करें। तो मैं अभी आधार OTP के थ्रू वेरीफाई करना चाहता हूं, इसको चुनाव करूंगा। चुनाव करने के बाद नीचे कंटिन्यू बटन को क्लिक करूंगा। यहां पर एग्री टैब को चेकबॉक्स को टिक करूंगा। जनरेट आधार OTP को यहां पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने पर OTP जो है मेरे मोबाइल नंबर पे आ चुकी है। OTP लिखने के बाद वैलिडेट बटन को आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न का आपको मैसेज फिर से आएगा, इसको आप सबमिट कर दें। यहाँ पर सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद हमारी जो ITR वेरीफाई की प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट होती है और इनकम टैक्स रिटर्न भरने की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके और अपना इनकम टैक्स रिटर्न वो स्वयं से भर सकें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी ऐसी इस तरह की नए वीडियो लेके मैं आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।